अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 है आज डीएसपी के हवाले से। और आज के हमारा टॉपिक्स है फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या है सीएफटी? इसके दो वर्जन है फोरियर ट्रांसफॉर्म के, एक सीएफटी है और एक डीएफटी है। उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? डीएफटी की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसको मैथमेटिकली एक्सपेंड कर सकते हैं, और डीएफटी की एग्जांपल सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टेक्निक है, mathematical technique है used for determining the harmonics in some frequency of a signal, frequency content of a summer signal। तो ये दो मेन एप्लीकेशन है इसकी। इसका हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक्स होते हैं अदर फ्रीक्वेंसी अदर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेस फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जिस तरह आपको पता है कि अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है तो 50 के हार्मोनिक क्या होंगे? 2 टाइम 50, 3 टाइम 50, तो 2 टाइम 50 क्या होगा? 100 हर्ट्ज़ इसका हार्मोनिक है। इसी तरह 3 टाइम 50 क्या है? 150, ये भी हार्मोनिक है। 4 टाइम 50 200 हर्ट्ज़, ये भी हार्मोनिक है। तो इस तरह जब हमारे पास इंटीजर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होती है इनको हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। अब आया किसी सिग्नल के अंदर हार्मोनिक्स मौजूद है या नहीं है, इसका पता हम कैसे चलाते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके। या इसके अलावा किसी भी और फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, अगर किसी बेस सिग्नल के अंदर 50 हर्ट्ज़ के अंदर अगर 100 150 के अलावा फॉर एग्जांपल 120 मौजूद है तो 120 हार्मोनिक नहीं है। तो ये इनी फ्रिक्वेंसी है, इनी फ्रिक्वेंसी कंटेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसकी एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसकी टाइप्स। जिस तरह सिग्नल दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल, तो कंटिन्यूस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको सीएफटी कहते हैं, कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जो डिस्क्रीट सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको डीएफटी कहते हैं, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीएफटी मैथमेटिकल टेक्निक के लिए हम जो इनपुट लेते हैं ना उसको हम एक्स ऑफ टी कहते हैं, और इससे जो हमें आउटपुट मिलता है ना सीएफटी परफॉर्म करके ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो कैपिटल एक्स ऑफ एफ होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो डीएफटी है उसमें इनपुट हमारे पास क्या होता है? सैम्पल्ड वर्जन में होता है, डिस्क्रीट वर्जन में होता है, उसको एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो कैपिटल एक्स ऑफ, ये भी डिस्क्रीट वर्जन में होता है, इसको कैपिटल एक्स ऑफ एफ कहते हैं। तो ये आपके पास दूसरा डिफरेंस है कि सीएफटी का इनपुट एक्स ऑफ टी होता है तो उसका आउटपुट एक्स ऑफ एफ, और डीएफटी का इनपुट एक्स ऑफ एन और आउटपुट एक्स ऑफ एफ होता है। अब हम सीएफटी और डीएफटी की मैथमेटिकल फार्मूलेशन लिखेंगे कि मैथमेटिकली सीएफटी को कैसे हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, और डीएफटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं सीएफटी की इक्वेशन एक्स ऑफ एफ के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक्स ऑफ एफ की इक्वेशन क्या होती है? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल, इनपुट लिख लेते हैं एक्स ऑफ टी, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ई पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी के साथ, और इंटीग्रल को हमने क्लोज करना है तो यहाँ पे उसके लिए डी टी लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन जब मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वो कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म आउटपुट यानी कि एक्स ऑफ एफ हो। इसके मुकाबले में जो हमारे पास डीएफटी आउटपुट है वो उसको हम एक्स ऑफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हम यू लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल की बजाय हम समेशन लिखते हैं डीएफटी में, और फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 अप टू n-1, यहाँ पे इनपुट लिख लेंगे एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर ई पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी लिख लेते थे, यहाँ पर ई पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी की जगह पे एम और एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब ये चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी डीएफटी इक्वेशन की जब मैं डिटेल बताऊंगा तो इसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसमें एन क्या है, एम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। तो ये हम यूज़ करेंगे आज के टॉपिक में कि हम कैसे डीएफटी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस मैथमेटिकल इक्वेशन।
तो ये मैंने दोबारा लिख दिया डी टी की इक्वेशन। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा यूजिंग आयलर थ्योरम, आयलर इक्वेशन। तो आयलर इक्वेशन आपको पता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसको हम आयलर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, आयलर इक्वेशन की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्जन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ थीटा, मतलब यहाँ पे जे के साथ जो चीज़ होती है आर्गूमेंट होता है पावर एक्सपोनेंट में, माइनस जे साइन थीटा। तो एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, दिस इज आयलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम यूटिलाइज करेंगे इस इक्वेशन को दोबारा लिखने के लिए। तो ये आयलर थ्योरम को अप्लाई करके हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। उसी तरह एक्स ऑफ एन इनपुट ई एक्सपोनेंट को हम आयलर थ्योरम को यूटिलाइज करके कॉस टर्म माइनस जे साइन टर्म में कन्वर्ट कर दिया। थीटा की जगह जहाँ पे चूँकि 2 पाई एम एन डिवाइड बाई एन है, कैपिटल एन है, इसलिए हमने सिंपली थीटा की जगह पे ये दोनों टर्म लिख दिए। तो ये भी आपके पास फॉर्मेट है डी एफ टी इक्वेशन के। तो अगर डी एफ टी इक्वेशन कोई पूछ ले तो आपने ये वर्जन या ये वर्जन आप ले, एक्सपोनेंशियल वर्जन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन ऑफ डी एफ टी इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट सपोज हम 4 पॉइंट डी एफ टी करना चाहते हैं, मतलब कैपिटल एन 4 के बराबर। तो इसका मतलब जो समेशन में हम n यूज़ कर रहे थे स्मॉल n, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ था, वो भी 0 से स्टार्ट ले रहे थे अप टू लेवल 3। तो ये टोटल 4 लेवल आते हैं, 0 1 2 3। तो ये 4 लेवल DFT हमारे पास यहाँ से अचीव हो सकती है। अब इनकी हम एक्सपेंडेड वर्जन में इक्वेशन लिखेंगे DFT की, कि समेशन के बगैर हम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फर्स्ट DFT आउटपुट की इक्वेशन, एक्स ऑफ 0 कैसे लिखेंगे, समेशन ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ एन की जगह पे, पहले मैं इसकी जनरल फॉर्मेट लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट है फॉर इस इक्वेशन के लिए, 0 to 3 एक्स ऑफ एन cos 2 पाई एम एन डिवाइड बाई एन माइनस जे साइन 2 पाई एम एन डिवाइड बाई एन। अब मैं इसकी एक्सपेंशन करना चाहता हूँ फॉर फर्स्ट DFT आउटपुट। तो ये मैंने एक्सपेंडेड वर्जन में DFT की इक्वेशन लिख ली फॉर फर्स्ट DFT आउटपुट एक्स ऑफ 0, मतलब m की जगह पे मैंने 0 पुट करना है और n की जगह पे पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो देखें ना 0 1 2 3 और सब के दरमियान हम जमा करेंगे। तो मतलब एक बार लिख लेंगे m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 0, देखें ना m की जगह पे 0 n की जगह पे 0। अगले पे क्या कहेंगे, m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 0 1, m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 3। मतलब हमने समेशन का लिमिट पूरा कर दिया, 0 पहले पुट किया फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब हम सेकेंड DFT आउटपुट लिखेंगे। सो कि सेकेंड DFT आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, m2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे। फर्स्ट के लिए 0 पुट किया था तो सेकंड के लिए 1 पुट करेंगे। तो जहाँ पे m यूज़ किया हमने वहाँ पे हम 1 देखें ना, पहले हम 0 यूज़ किया था हर जगह पे, तो अब जहाँ पे 0 है उसको इरेज कर लेंगे। मैंने सारे ज़ीरोस को इरेज कर दिया। अब इन ज़ीरोस की जगह पे मैं अब क्या लिखूँगा, m की 1 वैल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्सपेंडेड वर्जन में सेकेंड DFT आउटपुट। इसी तरह थर्ड, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2। तो अब मैं सब को 1 को 2 से रिप्लेस करूँगा, बाकी सेम इक्वेशन। तो ये हमारे पास थर्ड DFT आउटपुट। इसी तरह फोर्थ DFT आउटपुट में अभी मैं लिखूँ। फोर्थ DFT आउटपुट में क्या करना है, एक्स ऑफ 3 लिखना है क्योंकि मैक्सिमम 3 तक जा रहा है n-1 तक। तो यहाँ पे मैं 2 को रिप्लेस करूँगा सब में 3 के साथ। तो ये फॉर्मेट आपके पास एक्सपेंडेड वर्जन में फोर्थ DFT आउटपुट का आ चुका है। तो इससे आपको पता चला कि हमारे पास समेशन का कितना बड़ा फ़ायदा हो गया था, कि इससे हमारे पास DFT आउटपुट चारों के चारों DFT आउटपुट हम कंक्रीट वर्जन में इससे आराम से एक ही लाइन में लिख चुके थे। अब ये हम यूटिलाइज़ करते ये वर्जन हम कंप्यूटर में। तो ये DFT की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, डिजिटल कंप्यूटर में।
तो डिजिटल कंप्यूटर में ये काम हमारे लिए बहुत इजीली विद इन सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड आप कह सकते हैं कि ये काम हो जाता है। तो DFT भी आपके पास एप्लीकेशन जो आई है ये आपके पास डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद आई है। उसके बाद ये एनालिसिस कि हम इसकी मदद से मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी कंटेंट को ईज़िली एनालाइज कर सकते हैं कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है किसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में। तो ये हमारे पास DFT एग्जाम्पल एक्सपेंशन है। अब इसके ऊपर हम एक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि किस तरह हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रिक्वेंसीज को स्टडी करने के लिए। अब क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सिग्नल की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कौन सी थी और उसमें हार्मोनिक्स कौन से है, उसमें अदर कंटेंट कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम ये फार्मूला मैं बताता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बराबर होती है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय DFT आउटपुट। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को हम FS से रिप्रेजेंट करते हैं और DFT आउटपुट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी अगर हमने 500 हर्ट्ज ली हैं और DFT आउटपुट हमारे पास लेट्स सपोज 16 है, तो 500 डिवाइड बाय 16 से हमारे पास टिपिकल जो इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए वैल्यू आती है ना फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की, वो 31.25 हर्ट्ज। इससे हम हार्मोनिक्स जो अदर कंटेंट है x(1) का, x(2) का, x(0) का, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अभी आप याद रखें कि 31.25 आ चुकी है। और ये किस तरह आई थी हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 16 पॉइंट DFT से। हमने क्या किया था 500 को डिवाइड बाई 16 कर दिया था, n की जगह पे 16। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 16 पॉइंट DFT। तो इसका मतलब हमारे पास जो आउटपुट होंगे वो 0, x(1), x(2) अप टू x(15) होंगे। अब इन टर्म्स की फ्रिक्वेंसी, इन कंटेंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0 की क्या होगी 0 × 31.25। तो 0 × 31.25 क्या करेंगे तो 0 हर्ट्ज आएगा। तो x(0) हमारे पास DC क्या होती है 0 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्या होती है DC फ्रिक्वेंसी। तो ये DC कंटेंट है x(0). x(1) 1 × 31.25 तो 31.25 हर्ट्ज। 2 × 31.25 और x(15) की जो फ्रिक्वेंसी होगी 15 × 31.25 that will be equal to 16 multiplied by 31.25 से आई थिंक 468.75 हर्ट्ज बनती है। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ और कौन कौन से सिग्नल इसमें इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये किस तरतीब से हमें पता चलेगा, किस मेथड से, ये DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूटिलाइज करके इन कंटेंट की फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देता है कि फ़लाँ फ्रिक्वेंसी के सिग्नल इसके अंदर मौजूद है, कंटेंट मौजूद है। तो ये अभी आपका लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 था। इसमें हमने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, CFT वर्सेस DFT इक्वेशन और DFT एग्जाम्पल को डिस्कस किया। इसका जो पार्ट 2 होगा लेक्चर नंबर 9 वो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कुछ आवर्स में बना के अपलोड कर लो यूट्यूब चैनल पे। और उसमें हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल को, एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल वर्जन में, मतलब e की पावर फॉर्म में किस तरह सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को मैथमेटिकली। और एक मैं बताऊंगा कंप्यूटर की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते हैं, ये फॉर्मेट दे देते हैं और डायरेक्टली हमें सॉल्व करके देता है। तो हम कोशिश करेंगे कि DFT की एग्जांपल हम एक्सपोनेंशियल वर्जन में डिस्कस कर लें। तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि लेक्चर 9 का पार्ट 2 होगा, उसमें आपके लिए अवेलेबल है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपके कोर्स कंटेंट के हवाले से जो वीडियो लेक्चर है आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन के साथ आपको पता चले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।